My dear students, today we start new lesson solid state, जो कि पेपर 1 का आप लोगों का सिलेबस है। और हमने आपको बताया है कि पेपर 2 में पूरे हमारे जो भी वीडियो गए हैं उसमें पेपर 2 के जितने भी लेसन मेंशन है सब हम लोगों ने दे दिया है, नीट एंड क्लीन मेंशन किया है हमने। आप उस वीडियो को देखेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमारी पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो आज का स्टार्टिंग हम लोग का वीडियो होगा सॉलिड स्टेट से, जो कि लेसन 1 है आपका पेपर 1 का। सबसे पहले हम समझें कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने टाइप का होता है, सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के अंदर डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उनके कंडक्टर यानी वो किस टाइप की कंडक्टिविटी रखता है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, या डिफेक्ट इन सॉलिड। तो ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप टू स्टेप हम वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएंगे। आप हमारे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि हमारी पोटेंशियल हर वीडियो के बाद जो हमारी पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे तो हमारी भी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले देखें तो ये बहुत ही प्रीवियस चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, 10th में पढ़े हम लोग या 9th में पढ़े हैं कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके जो बीच पार्टिकल है उस कंपोनेंट पार्टिकल के बीच किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में किस टाइप की गैपिंग है, इस आधार पे हम सॉलिड, लिक्विड या गैस को मेंशन करते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड की तो निश्चित है कि अगर कोई भी मैटर सॉलिड है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे। हम कैसे कहेंगे कि वो सॉलिड है? तो सबसे पहले आप ये कहते हैं कि सॉलिड आर दोज हैविंग फिक्स्ड शेप, हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। ये क्यों कहते हैं हम क्यों कहते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, या सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है? हमें मालूम है कि सॉलिड आर दोज इन विच intermolecular space are minimum and a lot of intermolecular force of attraction। सॉलिड वो होता है जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं, और काफी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच जो स्पेस होती है बहुत ही कम होती है। निश्चित है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होंगे तो उनके बीच गैप कम होगी। स्ट्रांग होने से कंपोनेंट पार्टिकल का जो शेप होगा वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो मोबिलिटी होगी बहुत ही लिस्ट होगी। पार्टिकल मूव यानी अपने पोजीशन पे वो फिक्स होंगे, और अपने पोजीशन पे फिक्स होने की वजह से सॉलिड की जो डिजाइन बनेगी, जो शेप बनेगा वो फिक्स होगा। चूंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, तो इनका जो वॉल्यूम भी होगा वो भी फिक्स होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि सॉलिड वो होता है जो रिजिड हो। रिजिड का मतलब हो गया नॉन कंप्रेसिबल हो। ये सब आप कैरेक्टर याद रखेंगे जो सॉलिड के कैरेक्टर है। या सॉलिड वो होगा जिसका फिक्स शेप होगा। क्यों फिक्स शेप होगा? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कंपोनेंट पार्टिकल एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, जिसकी वजह से उसका शेप फिक्स होगा। उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। वॉल्यूम क्यों फिक्स होगा? क्योंकि कंपोनेंट पार्टिकल के बीच जो है मिनिमम गैप होगा, मिनिमम लिस्ट स्पेस होगा, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम भी होगा वो फिक्स्ड होगा। सॉलिड वो होगा जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा। सॉलिड वो होगा जिसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा। सॉलिड वो होगा
जिनके बीच कंपोनेंट पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे। सॉलिड वो होगा जिसकी जो फ्लूइडिटी हुई बहुत ही कम होगी या नहीं होगी। सॉलिड वो होगा जिसका डिफ्यूजन बिल्कुल कम होगा या नहीं होगा। अगर वो सब्लिमेट है तो थोड़ा बहुत होगा। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। ये सभी सॉलिड के कैरेक्टर है कि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, सॉलिड की कंपोनेंट पार्टिकलों के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड के जो है उनके पार्टिकलों के बीच मिनिमम गैप होता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। पोजीशन फिक्स होने की वजह से पार्टिकल मूव अपने पोजीशन पे ही करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू गैस कम होती है और ये रिजिड होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी है हमारे सॉलिड स्टेट की। अब सॉलिड के इस प्रॉपर्टी को ध्यान देते हुए हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम एमार्फस सॉलिड और एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ध्यान दोगे आप, एमार्फस किसे कहेंगे? नाम से स्पष्ट है। ए का मतलब नाट, मार्फस का मतलब शेप, यानी उनके अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल है उनका कोई सीक्वेंस न हो, नो सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक भी कह सकते हो, नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल आर टर्म्ड एज एमार्फस। एमार्फस हम उसे कहेंगे जहां कंपोनेंट पार्टिकलों के बीच कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस न हो, डिसऑर्डर हो, ये कहलाएगा एमार्फस। ये कौन होंगे? ये मोस्टली सुपर कूल्ड सॉलिड होंगे, यानी जो लिक्विड फेज को कूलिंग करने के बाद जो हम सॉलिड बनाते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो इसके एग्जांपल में आप कह सकते हो ग्लास, प्लास्टिक, ये सभी एमार्फस होंगे। बट क्रिस्टलाइन हम किसे कहेंगे? तो क्रिस्टलाइन उसे कहेंगे जहां एक फिक्स या स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, कंपोनेंट पार्टिकल एक ऑर्डर में होंगे, वो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होंगे, वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम बात करें, जैसे इसमें आप जितने भी आपके क्रिस्टल आ गए, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, कुछ मेटालिक सॉलिड होंगे, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एक्सेट्रा। तो आपको बस बेसिकली ये डिफरेंस याद रखना है कि एमार्फस हम उसे कहेंगे जहां पे जो कंपोनेंट पार्टिकल होंगे वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं होंगे, उनके अंदर काफी डिसऑर्डर्स होगा। जैसे जिस सॉलिड को हम कूल्ड करके बनाते हैं, कूलिंग करने के बाद हम बनाते हैं, अगर वो कूलिंग के अंदर डिसऑर्डर आ गया, जैसे हम फास्टली अगर उसको कूलिंग किए तो डिसऑर्डर आ जाता है और उस डिसऑर्डर में जो सिचुएशन आती है उसमें एमार्फस बनता है। जैसे आपने ग्लास को लिया या प्लास्टिक को लेंगे, प्लास्टिक जो है कंपनियों में हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो लिक्विड फेज होता है उसको हम कूल करते हैं, कूलिंग अगर हमारा बहुत फास्ट हो गया तो एमार्फस बन जाता है। या ग्लास हम सिलिका से बनाते हैं, इनको मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके उसके बाद इनको स्लो कूल करते हैं, अगर कूलिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो गया तो ये एमार्फस बन जाते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके अंदर एक फिक्स सीक्वेंस होता है कंपोनेंट पार्टिकलों का, इनके अंदर एक ऑर्डर होता है और इस ऑर्डर की वजह से जैसे आपका मेटालिक सॉलिड हो गया, आयोनिक सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हो गया, ये सभी क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आते हैं। हमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क पूछा जाता है एमार्फस और क्रिस्टलाइन में, आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी पूछा जाता है। पहले इस चीज को जब आप समझ लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे एमार्फस और क्रिस्टलाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है
आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी। ये कौन सी घटना होती है, कैसे होती है, जरा इसको समझें। यानी आइसोटोप आप देखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस में काफी अंतर है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में कहोगे कि इनका जो फिक्स सीक्वेंस होगा, इसमें फिक्स सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन जो बेसिकली जो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है एमार्फस और क्रिस्टलाइन में, कि एमार्फस जो होता है आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है और क्रिस्टलाइन जो होता है एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है। ये क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। मान लो अगर हमने क्रिस्टलाइन ले लिया, मान लो ये आपका पार्टिकल है, मान लो ये 5 पार्टिकल है, निश्चित है कि एक सीक्वेंस में होगा। मान लो एक सीक्वेंस है, मान लो अगला सीक्वेंस यहां से चालू है, ए बी टाइप का पैकिंग है। तो अगर आप देखेंगे ए बी टाइप के पैकिंग में, तो आप ये देखेंगे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एक सीक्वेंस में होंगे। जैसे मान लो ये आपकी ए लेयर है, ये आपकी बी लेयर है, बी लेयर थोड़ा आगे से है, फिर ए लेयर है, फिर बी लेयर है, अल्टरनेट ए बी लेयर बना हुआ है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कब ज्यादा मिलेंगे। जैसे देखो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल 3 आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 आ रहे हैं। तो कहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये डायरेक्शन के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेज with respect to direction is known as anisotropy। इसे हम anisotropy की घटना से जानते हैं। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये anisotropy बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शनल चेंज होती रहती है। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, ये जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हम बात करें एमार्फस की, तो एमार्फस में कोई सीक्वेंस तो होता नहीं है। सीक्वेंस न होने की वजह से इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आरआई हो गया या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये डायरेक्शन के आधार पर चेंज नहीं होती रहती है, ये सेम होती है। इस घटना को कहते हैं आइसोट्रोपी। तो कहोगे कि एमार्फस सॉलिड होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आइसोट्रोपी होते हैं। आइसोट्रोपी का मतलब ये हुआ कि दे हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी विथ चेंज डायरेक्शन, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव डिफरेंट वैल्यू विथ चेंज टू डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और इस घटना को हम एनिसोट्रोपी कहेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये कितने प्रकार के हैं। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकलों के बीच किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को निम्न भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये होते हैं जहां पे मॉलिक्यूल पार्टिकल के रूप में रोल अदा करते हैं और मॉलिक्यूलों के बीच किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरीके से वो अट्रैक्टेड है, किस आधार पे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं नॉन पोलर सॉलिड, दूसरे को कहते हैं पोलर सॉलिड, तीसरे को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब थोड़ा ध्यान हो गया। नॉन पोलर सॉलिड किसे कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मान लो सिमिलर मॉलिक्यूल्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, जैसे आयोडीन हो गया आपका। निश्चित है कि आयोडीन में बहुत आई जो है, ये जो आईटी के मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। तो इनके अंदर जो अट्रैक्शन होगा इंड्यूस डायपोल। तो इंड्यूस डायपोल की वजह से हम लोग पढ़े 11th में इंड्यूस डायपोल क्या होता है, इसकी वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही वीक होगा, और बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये काफी कम होगा। और ये चूंकि बिल्कुल इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई पोलराइजेशन नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर होंगे, या ये कहो कि ये इंसुलेटर होंगे। क्या होंगे? ये इंसुलेटर होंगे। तो आप इतनी बातें को याद रखोगे कि इनके बीच
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे और ये इंसुलेटर होंगे। क्लियर? और इनके बीच किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। पोलर सॉलिड ये होंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे मान लो आप HCl ले लेते हो या आपने SO2 ले लिया, ये सभी पोलर सॉलिड होंगे। इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होने की वजह से चार्जेज एपियर होंगे। और अब निश्चित है कि इनके बीच किस टाइप का अट्रैक्शन होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू नॉन पोलर। नॉन पोलर से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। निश्चित है कि ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बट दे आर आल्सो इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर होंगे बिकॉज इनके पास जो चार्ज होगा फ्री नहीं होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। तो ये जितने भी सॉलिड बनेंगे ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तो ये सॉलिड कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड ये होंगे जहां पे हाइड्रोजन एटलीस्ट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनसे अगर अटैच हो, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O आइस की, H2O आइस का मतलब ये आपका H2O है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज़ ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू H। तो मान लो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जो होंगे इनका क्रिटिकल कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन एटलीस्ट किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके बीच एसोसिएशन बढ़ जाएगा, कम्स क्लोज हो जाएंगे। कम्स क्लोज हो जाने की वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू पोलर और नॉन पोलर काफी ज्यादा होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर, बट दे आर आल्सो इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो है बट दीज आर नॉट फ्री, ये चार्ज फ्री नहीं होंगे। और फ्री न होने की वजह से दे आर अनकैपेबल to conduct electricity, hence they are also insulator. Clear? उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे ये पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हम देखेंगे आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड के बारे में आपको क्या ध्यान देना है? आयोनिक सॉलिड होंगे कहां बनेंगे? तो आयोनिक सॉलिड ये वे होंगे जहां पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और आयोनिक बॉन्ड किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्यों? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बन जाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाता है। एग्जांपल आप ले लो NaCl, ये एग्जांपल KCl। क्या सिचुएशन है? Na का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। निश्चित है कि बॉन्डिंग के समय सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब क्लोरीन हो जाता है 288, ये हो जाता है 28। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉम्बिनेशन आता है वो क्या आता है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो निश्चित है कि जितने भी आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, ये पहली बात तो ये इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये काफी हार्ड होंगे। हार्ड के साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा ये काफी हाई होगा। तो आप ये सब याद रखोगे कि आयोनिक सॉलिड या आयोनिक बॉन्डेड सॉलिड आर हार्ड, high melting and high boiling point because they have strong intermolecular force of attraction, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और आप याद रखोगे कि ये पुअर कंडक्टर होंगे। ये बैड कंडक्टर तो नहीं कह सकते, पुअर कंडक्टर होंगे, बट
ये कंडक्टर किस स्टेट में होंगे, या तो मोल्टेन स्टेट में होंगे या एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। और ये जितने भी आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड होंगे ये वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसे कहोगे, जहां कार्बन हाइड्रोजन हो, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, टॉल्यूइन, बेंजीन, ये सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जितने भी आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड होंगे ये मोस्टली पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में इनका जो ब्रेकिंग होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कमजोर पड़ जाएगा और ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सॉलिड पे। अगला होता है मेटालिक सॉलिड। तीसरा जो हम कहेंगे वो है मेटालिक सॉलिड। निश्चित है कि मेटालिक सॉलिड यानी मेटल होंगे। मेटल का क्या कंसेप्ट है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल के अंदर स्पेशल एक बॉन्डिंग होता है जिसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। वो क्या होता है, तो ये कंसेप्ट दिया गया कि मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट डिसूजा, मेटल cation यानी मेटल इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस तरीके से ये जो मेटल केटायन होते हैं ये कर्नल का काम करते हैं, इनको कर्नल कहते हैं। और इनके द्वारा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये डीलोकलाइज होते हैं और डीलोकलाइज होकर के मूव होते रहते हैं। और इस आधार पे आप देखें तो मेटल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये काफी हार्ड होंगे, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। और चूंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Why they are good conductor? Because they have free electron, free electron है और free electron की वजह से they act as good conductor। क्लियर? तो जितने भी मेटल हैं वो सभी इस क्लास में आते हैं जिनको मेटालिक सॉलिड कहेंगे। इनके अंदर जो स्पेशल बॉन्डिंग है जिसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, जो लॉरेंट डिसूजा ने कंसेप्ट दिया उस आधार पे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे और कहेंगे कि ये काफी हाई डेंस होगा, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी काफी ज्यादा होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चौथा और लास्ट जो टाइप है वो है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। यहां पे जो सॉलिड होंगे उनके बीच कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा। कोवैलेंटली बॉन्ड बनने की वजह से निश्चित है कि वहां पे पोलराइजेशन नहीं होगा। पोलराइजेशन नहीं होगा तो ये बैड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट अगर वो गेट, चूंकि उनका स्ट्रक्चर काफी बड़ा बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, तो जिसकी वजह से ये भी काफी डेंस हो जाएंगे, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बट दे आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात करें कोवैलेंट सॉलिड की, तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि जो कोवैलेंट सॉलिड है इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है। तो इस एलोट्रोपिक फॉर्म में देखेंगे कि डायमंड काफी हार्ड होगा, ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा, ये काफी हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी से अंदाजा लगाओ कि काफी हार्ड मटेरियल है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों कोवैलेंट सॉलिड है? तो इसका रीजन है, इसका स्ट्रक्चर होता यह है कि डायमंड के केस में जो भी कार्बन होता है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल में वो ईच कार्बन 4 कार्बन को अटैच करता है। ये जितने भी कार्बन होते हैं ये 4 कार्बन से अटैच होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है 3 डायमेंशनल।
तो 3 डायमेंशनल बन जाने की वजह से एक प्रकार का नेटवर्क बन जाता है और क्रिटिकल इस नेटवर्क की वजह से ये काफी डेंस हो जाते हैं और डेंस होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये काफी हार्ड मटेरियल है डायमंड। क्यों? ड्यू टू देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर where each carbon associated with 4 different carbon by covalent bond। अब अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो इसी के जस्ट रिवर्स जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से ईच कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। अब ये जो 3 कार्बन होते हैं निश्चित है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बन जाने से इनका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो 2 डायमेंशनल हो जाता है और 2 डायमेंशनल हो जाने की वजह से ये लेयर के रूप में एक दूसरे से अरेंज होने लगते हैं और ये जो लेयर बनती है जिसको हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर कहेंगे। ईच लेयर के बीच में 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है और चूंकि इनके बीच पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है। तो थोड़ा भी अगर इसको टेम्परेचर दें तो पाई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री होने की वजह से दे आर कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द रीजन दैट ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड आर बैड कंडक्टर। अगर हमसे पूछा जाता है तो आप कहोगे कि डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से काफी क्लोज है, हार्ड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि ग्रेफाइट में कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है जहां ईच कार्बन 3 कार्बन को अटैच हो रहा है और 2 कार्बन के बीच में अल्टरनेट पाई बॉन्डिंग होती जा रही है और इस तरीके से उनकी एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे 2 हेक्सागोनल के बीच में 340 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ आ रहा है। और चूंकि पाई बॉन्ड होने की वजह से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो थोड़ा सा भी अगर इसको हम टेम्परेचर दें तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है और ये सॉफ्ट भी होता है क्योंकि इसका 2 डायमेंशनल होने की वजह से नेटवर्क थोड़ा वीक होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग हमने एग्जांपल पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग टाइप पढ़ा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कि क्रिस्टल या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल की डिजाइन क्या होती है। तो अगला जो वीडियो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा जहां पे हम डिजाइन और स्ट्रक्चर समझेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे पोटेंशियल को बढ़ाएं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सके। ओके, थैंक्स।